14th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उनम्योंग का दोस्त चोलयोंग उनम्योंग पर सारा इल्जाम लगाकर बिजनेस के सारे पैसे लेकर भाग गया था, जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा। यहाँ एसुन उनम्योंग से कहती है कि तुम्हें लगता था कि मैं ऐसे ही चोलयोंग से चिढ़ती हूँ, लेकिन जब वो छोटा था तब खाली हाथ आता था और घर से जाते हुए उसकी जेबें भरी हुई रहती थी। ग्वानसिक भी उनम्योंग को डांटने लगता है, जिस पर उनम्योंग उनसे कहता है कि चोलयोंग के साथ काम इसीलिए किया था क्योंकि मैं आपकी तरह पाई पाई का मोहताज नहीं होना चाहता था। आप लोग बस अपनी बेटी में खोए हुए थे और मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, कभी ये नहीं कहा हमारा बेटा बहुत लायक है, समझदार है, लेकिन आपने हमेशा सब कुछ गमयोंग से कहा। पता है मुझ में पैसे कमाने की जिद क्यों है? खुद को गमयोंग से बेहतर साबित करने के लिए, ताकि आपकी नजरों में उठ सकूं और आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन सकूं। सीन शिफ्ट होता है 1979 में, जहां उनम्योंग एसुन को उठाते हुए कह रहा था कि आप लोग मेरा बर्थडे क्यों नहीं मना रहे। तब ग्वानसिक की दादी उसे अपने पास बुलाकर उससे कहती है, बेटा तुम्हारे छोटे भाई की डेथ एनिवर्सरी तुम्हारे बर्थडे से 3 दिन बाद आती है, इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के दर्द को समझना होगा और अच्छा बेटा बनना होगा। तभी वह ग्वानसिक आकर उनम्योंग को रोते हुए देखकर कहने लगता है कि उनम्योंग बेटा रो मत। प्रेजेंट में उनम्योंग कह रहा था कि पता है मैंने अपने बेटे का नाम जेइल यानी नंबर 1 क्यों रखा, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा से नंबर 2 था, आपके लिए नंबर 1 गमयोंग थी। उसकी बातें सुनकर एसुन बहुत रोती है। तब ग्वानसिक कहने लगता है कि तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी मॉम ने क्या कुछ सहा है और आज अपने पेरेंट्स को तुम ताना मार रहे हो। उनम्योंग उन दोनों से कहता है कि मुझे यहाँ से निकालना मत, मैं अपनी पूरी सजा काट कर बाहर आऊंगा, वैसे भी मैं बहुत बुरा हूँ। ग्वानसिक भी गुस्से में कहने लगता है कि ठीक है। वहीं दूसरी तरफ योनसुक सांगिल से मदद मांगने के लिए आती है, तो सांगिल योंगरैन से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। योनसुक उससे कहती है कि आप मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो, वैसे भी आपके जाने के बाद वो मेरे ही हैं। सांगिल कहने लगता है कि तुम कितनी बेशरम हो, जीते जी अपने बाप को मार रही हो। योनसुक कहने लगती है कि आप ही बताओ तो मैं क्या करूं, अपने हस्बैंड और अपने बेटे के डैड को जेल में रहने दूं। सांगिल कहने लगता है कि जाओ और असली मुजरिम को ढूंढ। योनसुक रोते हुए कहने लगती है कि डैड सच में उनम्योंग ने कुछ भी नहीं किया, जिस पर सांगिल कहता है कि अगर कुछ नहीं किया तो वो खुद बाहर आ जाएगा। योनसुक कहती है कि क्या पैसे मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? सांगिल कहता है कि हाँ, तुझसे 100 गुना ज्यादा जरूरी है, तूने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? आज पैसों की जरूरत है तो मेरे सामने हाथ फैला रही है, भूल गई तूने क्या किया था? योनसुक कहने लगती है कि पता है मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ से क्यों जेलसी होती है, क्योंकि उसके डैड उस पर जान छिड़कते हैं। मुझे इस जन्म में क्या, मुझे किसी भी जन्म में उनके जैसे डैड कभी नहीं मिलेंगे। उन्हें उनकी बेटी जान से भी प्यारी है और आपका बस चले तो आप मेरी जान ही ले लोगे। ये सुनकर सांगिल एकदम चुप हो जाता है और योनसुक वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद योंगरैन कहने लगती है कि पैसे दे देते, सिर्फ 70 मिलियन वॉन ही तो थे। सांगिल कहने लगता है कि कभी एक पैसा भी घर में कमा कर लाई है, जिस पर योंगरैन कहती है कि पैसा नहीं लाई, लेकिन इज्जत और बच्चों का प्यार कमाया है, जो कि किसी भी पैसे से बहुत ज्यादा है। अक्सर चीजों से प्यार करने वालों के रिश्ते कमजोर होते हैं, ऊपर जाने के बाद पैसे नहीं दुआएं काम आएंगी। आज रात बैठकर सोचना तुमने दुआएं कमाई है या फिर बददुआएं। अगले सीन में एसुन यांगी मानती और जोंग जानती के साथ चोलयोंग की मॉम के पार्लर जाती है और उससे चोलयोंग के बारे में पूछती है, लेकिन मीसुक झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि मुझे क्या पता वो कहाँ है, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ। जोंग जानती कहने लगती है कि बुचोंग का आइटम 70 मिलियन वॉन का था, जिसे तेरा बेटा लेकर भाग गया, तो इसके बेटा उसके पैसे क्यों देगा? मीसुक उल्टा उनम्योंग को ब्लेम करते हुए कहने लगती है कि उनम्योंग की गलत संगत में मेरा बेटा बिगड़ गया। यांगी मानती कहने लगती है कि वो कीमती स्टोन बेचकर तेरा बेटा तेरे लिए ये टीवी और गोल्ड की रिंग लाया है ना। जोंग जानती कहने लगती है कि मैं समझ गई, चोलयोंग अपनी घटिया मॉम पर ही गया है। मीसुक कहने लगती है कि उनम्योंग की अपनी मॉम पर गया है, जो जवानी के दिनों में भाग गई थी, घटिया पेरेंट्स का घटिया बेटा। ये सुनकर एसुन को गुस्सा आ जाता है और वो मीसुक के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगती है और कहने लगती है कि मेरा बेटा जेल में है, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। उसे देखकर यांगी मानती कहने लगती है कि ये सच में ग्वांगरे की बेटी है। वो सब मीसुक का टीवी और वो गोल्ड की रिंग छीन कर ले आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानसिक ने अपनी 20 साल पुरानी बोट ना चाहते हुए भी उनम्योंग के लिए बेच दी थी, जिसके बाद एसुन उनम्योंग को जेल से छुड़ा कर लाती है। उनम्योंग उससे पूछ रहा था कि आखिरकार बेल के पैसे कहाँ से आए, घर बेचा या फिर बोट, जिस पर एसुन कुछ नहीं कहती और उनम्योंग समझ जाता है कि
ग्वानसिक ने अपनी बोट बेच दी और एसुन उसे चुप करते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हें रोता हुआ देखेंगे तो वो भी रोएंगे। उनम्योंग कहने लगता है कि उन्होंने बोट क्यों बेची, मैं बहुत ही बुरा बेटा हूँ। एसुन उससे कहती है कि बोट इसलिए बेची क्योंकि तुम हमारे लिए नंबर 1 हो। उनम्योंग रोते हुए कहने लगता है कि मुझे बाहर क्यों निकाला, वही रहने देते। एसुन उससे कहती है कि तुम बेटा मुझसे कितनी भी नफरत कर लो लेकिन अपने डैड से मत करना, अगर हम पर उनकी जिम्मेदारी नहीं होती तो वो आराम से जिंदगी जीते, इसलिए उनसे नाराज मत होना। उनम्योंग कहने लगता है कि अब डैड मछली कैसे पकड़ेंगे और अगर मछली नहीं पकड़ेंगे तो आप बेचोगी क्या। एसुन उससे कहती है कि तुम हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, तुम बस अपने बारे में सोचो, हम लोग अपना खुद देख लेंगे। सीन शिफ्ट होता है दिसंबर 1998 में, जहाँ एसुन अब स्क्विड बेच रही थी। यहाँ और भी बहुत सारी औरतें स्क्विड बेच रही थी जिसमें से एक मीसुक भी थी। तभी वहाँ एक कस्टमर आ जाती है और एसुन और मीसुक के बीच में बहस हो जाती है। वो कस्टमर कहने लगती है कि मेरी मदर इन लॉ ने कहा था खूबसूरत मछली वाली से स्क्विड लाना। एसुन पूछती है कि तो वो हम दोनों में से कौन है, बोलिए। तब उस कस्टमर की बेटी एसुन के पास स्क्विड लेने चली जाती है। तभी एसुन को गमयोंग की कॉल आती है तो एसुन उस कस्टमर से कहने लगती है कि मेरी बेटी की कॉल है, पता है वो सियोल यूनिवर्सिटी से पढ़ी है और वो हमेशा मुझे खाने के लिए कॉल करती है। रात में जब ग्वानसिक एसुन का सामान बांधने आता है तो एसुन उससे कहने लगती है कि पता है किसी के भी घर से फोन नहीं आता, बस हमारे बच्चे ही हमें कॉल करते हैं, इसलिए सब जलते हैं मुझसे यहाँ पर। और मीसुक को तो देखो, सब जानती है फिर भी बार बार पूछती है मेरा बेटा क्या करता है, चाहे मेरी जिंदगी नर्क क्यों न बन जाए लेकिन मैं शादीशुदा आदमी से चक्कर नहीं चलाऊंगी। ग्वानसिक पूछने लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी नर्क लगती है क्या। एसुन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अचानक से ग्वानसिक इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि न जाने जिंदगी कितने इम्तिहान लेगी, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर बैठना पड़ता है, मैं अपना किया हुआ एक भी वादा नहीं निभा पाया, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, जहाँ ग्वानसिक कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करती तो अच्छा रहता। एसुन उससे कहती है कि मैं एक अनाथ लड़की थी, फिर मुझे तुम मिले, अगर ग्वानसिक नहीं होता तो एसुन के नखरे कौन उठाता। ग्वानसिक कहने लगता है कि उस मीसुक की अकल ठिकाने लगा दूंगा, जिस पर एसुन बहुत हंसती है। अगली सीन में ग्वानसिक योनसुक के लिए फेस क्रीम लाता है और उससे कहता है कि बेटा अब तुम मेकअप नहीं करती और ना ही बालों की कोई हेयर स्टाइलिंग करती, कभी कभी पार्लर चली जाया करो। योनसुक कहती है कि डैड पार्लर बहुत महंगे हैं। इसके बाद एसुन कबर्ड से जैसे ही बोल उठा रही थी तो उसे प्लेट में रोल्ड एग छिपे हुए मिलते हैं। वो उन्हें योनसुक को दिखाते हुए कहने लगती है कि क्या तुम दोनों ही यहाँ पर रहते हो, तुम्हें ये बराबर बांटने चाहिए थे ना, तुम्हें पता है ना ये ग्वानसिक को बहुत पसंद है। वो आगे ये भी कहती है कि उनम्योंग से कहना खाने के टाइम जल्दी आया करे, वरना तुम्हें खाना बार बार गर्म करना पड़ेगा। रात में देर तक ड्रिंक करता है और फिर सुबह 10 बजे तक सोता है। योनसुक एसुन से कहने लगती है कि मॉम आप बहुत बुरी हो, ये कहकर वो प्लेट उठाकर और क्रीम उठाकर अपने रूम के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद एसुन ग्वानसिक से कहती है कि अरे ये तो हमें बिल्कुल गमयोंग की तरह नखरे दिखाती है। इसके बाद योनसुक अपने रूम में वही क्रीम लगा रही थी। तभी वो स्टोरेज रूम से बियर कैन उठाती है तो देखती है कि वह बहुत सारी बियर कैन रखी थी। वो समझ जाती है कि वो वहाँ पर ग्वानसिक ने रखी थी। योनसुक वो प्लेट लेकर ग्वानसिक के पास आकर बैठ जाती है तो ग्वानसिक पूछता है कि क्या आज मेरे साथ ड्रिंक करोगी। योनसुक कहने लगती है कि आपको पता है मुझे ड्रिंक करने का शौक है, आपने अपने बेटे की वाइफ के लिए पूरे बियर के बॉक्स लाकर रख दिए। ग्वानसिक कहता है कि तुमने 20 साल अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे और अब इन-लॉज के साथ, ये कोई आसान काम नहीं है। जिस पर योनसुक कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो आपके बेटे के साथ रहने में होती है। ग्वानसिक कहने लगता है कि बताओ मुझे उसने क्या किया है, क्या वो तुम्हें परेशान करता है। योनसुक कहती है कि डैड आपको नहीं पता आजकल आपका बेटा क्या कर रहा है। सीन यहीं पर कट होकर 1999 में शिफ्ट होता है, जहाँ ग्वानसिक सांगिल से कुछ बात करने के लिए आया हुआ था और उसके साथ जेल भी था, जबकि हमें यहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि सांगिल जेल को देखे जा रहा था। तब ग्वानसिक उससे कहता है कि अगर मन कर रहा है तो इसे एक बार छू लो। तब सांगिल जेल के गालों को टच करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांगिल की मॉम योंगरन से कहती है कि वो संतरे वाले खेत अब तुम्हारे हैं मेरी सेवा करने के बदले। मैंने तो अपनी जिंदगी काट ली क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम अपनी जिंदगी जी लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनम्योंग रात में बाहर जा रहा था तो ग्वानसिक उसकी पॉकेट में मिल्क की बोतल रख देता है। इसके बाद जब वो फिर से बाहर जाता है तो ग्वानसिक उसकी पॉकेट में वॉलनट्स रख देता है। आगे हम देखते हैं कि उनम्योंग देर रात तक सबके चुपके से राइस केक बेचने जाता है। यहाँ हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब ग्वानसिक योनसुक से बात कर रहा था। यहाँ
यहाँ योनसुक उससे कह रही थी कि डैड आपको पता है राइस केक वाला यहाँ क्यों नहीं आता, क्योंकि अब वो काम उनम्योंग करता है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई भी काम नहीं दे रहा क्योंकि वो जेल गया था। सब उससे दूर भागते हैं क्योंकि सबको यही लगता है कि वो चोर है। इतनी सर्दी में जाकर वो 7-8 घंटे तक राइस केक बेचता है। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वांशिक उससे कहता है कि बेटा बस वो जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त में तुम्हें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन वांशिक को ये सब जानकर बहुत ज्यादा झटका लगा था। प्रेजेंट में उनम्योंग कहीं चला गया था और सब लोग बहुत परेशान थे। एसुन घर से जाने लगती है तो वांशिक पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तो एसुन कहती है कि मीसुक ने उसे खुद देखा है, वो गहरे पानी में जाने वाली बोट पर गया है। इसके बाद एसुन और ग्वानसिक घबराते हुए बंदरगाह की तरफ भागने लगते हैं। एसुन को वही दिन याद आ रहा था जिस दिन उन्होंने डोंगम्योंग को खोया था। ग्वानसिक पैरों में दर्द होने के बावजूद भी बहुत तेज भागते हुए एक बोट पर आकर उस शिप के ऑनर से बात करता है जिस पर उनम्योंग गया था। ग्वानसिक उससे शिप वापस किनारे पर लाने के लिए कह रहा था, लेकिन शिप का ऑनर कह रहा था कि पता भी है पेट्रोल कितना महंगा है। तभी वहाँ सांगिल आकर कहने लगता है कि मैं तुझे डबल पैसे दूंगा शिप वापस लाने के बदले। सुनते ही शिप का ऑनर शिप वापस किनारे पर ले आता है और ग्वानसिक से कहता है कि आपका बेटा एकदम नाजुक कली है, पूरे रास्ते वॉमिट करते हुए आया है। तभी वहाँ सांगिल आकर शिप के ऑनर से कहने लगता है कि पैसे थोड़े कम करो। शिप का ऑनर पैसे कम करने के लिए मना करता है तो सांगिल उससे लड़ने के लिए शिप पर ही चढ़ जाता है। ग्वानसिक उनम्योंग को डांटते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक काम है, न जाने कितने लोग मारे जाते हैं और उनकी बॉडीज भी नहीं मिलती, आखिर तुम वहाँ करने क्या गए थे। उनम्योंग रोते हुए कहता है कि आप कैसे करते थे, अगर इतना मुश्किल काम है आप भी तो समुद्र में हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। ग्वानसिक कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा था गहरे समुद्र में ज्यादा मछलियाँ मिलती है, अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें अमीर बनना था। उनम्योंग कहने लगता है कि मुझे आपकी बोट वापस खरीदनी थी। ग्वानसिक उससे कहता है कि मुझे बोट की जरूरत नहीं है और अब तुम शिप पर कभी नहीं जाओगे, अपने लिए कोई और काम ढूंढो। उनम्योंग कहता है कि मैंने कोई और काम करके भी देख लिया, पता है जब मैं राइस केक बेचता था तो सब लोग मुझसे क्या कहते थे। तभी सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब उनम्योंग सब लोगों को राइस केक बेच रहा था। सब लोग उससे बस एक ही बात कह रहे थे कि अपने डैड का सहारा बनो, उनका ख्याल रखो। उनम्योंग रोते हुए कह रहा था कि मैं समझ गया था कि उस दिन सब लोग मुझसे राइस केक इसलिए ही खरीद रहे थे क्योंकि आपने और ससुर जी ने उनसे कहा था। इसके बाद हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब ग्वानसिक सांगिल से बात करने गया था। वो सांगिल को पैसे देकर उससे कहता है कि हम दोनों मिलकर ये पैसे आसपास की बिल्डिंग्स में बांट देंगे और उन लोगों से कहेंगे कि वो उनम्योंग को ये पैसे देकर उससे राइस केक खरीद ले। ऐसा करने से उन लोगों को फ्री में राइस केक मिल जाएंगे और उनम्योंग का खुद पर भरोसा हो जाएगा, वो भी पैसे कमा सकता है, उसे सर्दी में ज्यादा देर बाहर भी नहीं रहना पड़ेगा। सांगिल कहने लगता है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ जिसे मैं नफरत करता था, पता है मुझे तुमसे नफरत क्यों हुई थी। ग्वानसिक कहता है कि बताने की जरूरत नहीं है। सांगिल फिर भी कहने लगता है कि उसी दिन से जब तुम पहली बार मेरी बोट पर लंच बॉक्स लेकर आए थे। ग्वानसिक कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना पसंद नहीं था। सांगिल कहता है कि जिंदगी एक लक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे हाथ में लॉटरी लग गई। तुम्हारी किस्मत में इतनी खूबसूरत और मर मिटने वाली वाइफ थी। मुझे तुमसे जलन होती थी, मेरे और उसके रिश्ते की बात भी चल रही थी, अगर हमारी बात पक्की हो गई होती तो मेरी किस्मत अलग होती। ग्वानसिक उससे कहने लगता है कि अब तुम पुरानी बातें करके हद पार कर रहे हो। सांगिल उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम मेरे से ज्यादा बेहतर इंसान हो। प्रेजेंट में उनम्योंग ग्वानसिक से कह रहा था कि आप मुझसे बड़ों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते। ग्वानसिक उससे कहता है कि अभी तुम बड़े हुए ही नहीं। तभी वहाँ एसुन भी रोते हुए आकर उनम्योंग को मारने लगती है और डांटने लगती है। उनम्योंग कहने लगता है कि आप रो मत, मेरा दिल दुखता है। एसुन भी रोते हुए उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनम्योंग एक जगह काम पर लग जाता है जहाँ उनम्योंग का बॉस उससे कह रहा था कि लोग तुम्हें पैसे लेकर भागने वाला चोर चक्का कहते हैं। पता है मैंने तुम्हें नौकरी क्यों दी, क्योंकि तुम उस आदमी के बेटे हो जो ऊंची नस्ल के घोड़े के जैसा है। रेस में ऊंची नस्ल के घोड़े की कीमत लाखों में होती है और तुम्हें पता है उन घोड़ों के बच्चों की कीमत उन घोड़ों से भी ज्यादा होती है, चाहे वो रेस में दौड़े या फिर नहीं। लोग सच्चे और ईमानदार लोगों को फालतू समझते हैं, लेकिन तुम्हारे डैड की सब इज्जत करते हैं उनकी नेकी और ईमानदारी की वजह से। उनम्योंग कहने
कहने लगता है कि जिसे भी देखो बस लेक्चर देने लगता है। आते हुए भी मुझे 3 लोगों ने लेक्चर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईयर 2000 के लिए सब लोग काउंटडाउन कर रहे थे, जिसमें इസുन और ग्वानसिक भी थे। यहाँ इസുन ग्वानसिक से कह रही थी कि यकीन नहीं होता, हम 50 सालों से भी एक साथ हैं और अब 21st सेंचुरी में भी एक साथ जाएंगे। इस नए साल में हमारे लिए नया सवेरा होने वाला है। दूसरी तरफ हम गमयोंग और चोंगसोप को देखते हैं। यहाँ गमयोंग चोंगसोप से कह रही थी कि अभी भी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरे नहीं। जब सभी का हाल बेहाल होता है तो सभी के पास कुछ करने का एक जैसा मौका होता है। मुझे भी मौका देखकर चौका मार देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ योंगरैन योनसुक को बहुत ज्यादा खुश होकर बता रही थी कि मैंने अपने एग्जाम पास कर लिया, तुम्हारी मॉम जीत गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इസുन और ग्वानसिक की मॉम एक साथ बैठे थे। यहाँ इസുन टीवी में एक प्लेयर को देखकर कहने लगती है कि जब कोई जीत जाए और उसे गोल्ड मेडल मिल जाए तो उसे जिंदगी में और क्या चाहिए। ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई। हस्बैंड ने हमेशा पलकों पर बैठा कर रखा है, आज तक तुम्हें एक बैग भी नहीं उठाने दिया। अगर मेरी लाइफ तुम्हारे जैसी होती तो मैं तो उस पर पोएट्री लिखती या फिर पूरी बुक ही लिख देती। तुम तो बड़ी कहती थी कि तुम्हें पोएट बनना है, तो अब सारा जोश कहाँ गया। इസുन कहने लगती है कि अगर सारे पढ़े लिखे बच्चे बड़े होकर पोएट बनते तो देश में उनकी भरमार होती। ग्वानसिक की मॉम कहती है कि तुम्हें पोएट्री लिखने से किसी ने रोका थोड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इസുन अपने रूम में जाकर एक नोटबुक निकालती है और फिर से पोएट्री लिखना शुरू कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।